हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड के बारे में। आपको पता है पीएम मोदी ऑन यूएस विजिट क्वाड समिट को लेके। क्वाड समिट कराई जा रही है, सिक्स्थ क्वाड्रिलेटरल समिट हो रहा है। ये कहां हो रहा है? विल्मिंगटन डेलावेयर, यूएस के अंदर हो रहा है। पीएम मोदी वहां विजिट पर हैं, इसलिए न्यूज में है और हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जरूरी भी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हमें यह डिस्कस करना है कि क्वाड होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये जो फिलहाल जो सिक्स्थ क्वाड्रिलेटरल समिट चल रहा है इसके क्या की आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन पे फोकस करते हुए हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। दीज आर द 4 लीडर्स जो आपके क्वाड मेंबर्स देखने को मिल जा रहे हैं। द पीएम ऑफ जापान पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अपने मोदी जी, एंड द 4th वन ऑस्ट्रेलियन पीएम। मूविंग ऑन, अगर हमें यह जानने की जरूरत पड़े क्वाड है क्या, देखो क्वाड का मतलब ऑफकोर्स 4, तो इट्स अ बॉडी ऑफ 4 मेंबर्स। इसको आप सिक्योरिटी अलायंस नहीं कहोगे, इसको आप किसी भी तरीके के अलायंस नहीं कहोगे, आप इसे कहोगे क्वाड ग्रुपिंग। क्यों कहोगे ग्रुपिंग, उस पर हम आगे बात करेंगे। कौन कौन मेंबर्स हैं? इंडिया इज द मेंबर, ऑस्ट्रेलिया इज द मेंबर, जापान इज द मेंबर एंड यूएस इज द मेंबर। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं ये साथ में ग्रुपिंग बना रही हैं। किस लिए? इस पूरे रीजन को सिक्योर करने के लिए, इंक्लूडिंग द इंडियन ओशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ डेडिकेटेड एक ग्रुप है क्वाड, जो इन 4 कंट्रीज को कंस्टिट्यूट करता है। आगे इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो, शुरुआत की अगर बात की जाए क्वाड के कोऑर्डिनेशन की, तो हम पहुंचेंगे 2004 के सुनामी में। जिस टाइम पे सुनामी आई थी इन द इंडियन ओशन रीजन, तो कहीं ना कहीं ये चारों कंट्रीज ने एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया था और कोऑर्डिनेट करती हुई ये चारों कंट्रीज दिखी थी। जहां से जो अर्स्टवाइल पीएम थे जापान के, शिंजो अबे, उन्होंने एक आइडिया रखा कि चारों कंट्रीज को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक ऐसी ग्रुपिंग बनानी चाहिए जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करे। इंडिया ने उस टाइम इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया कॉज ऑफ द सेंसिटिविटीज ऑफ चाइना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से चाइना की सेंसिटिविटीज हर्ट होती हुई दिखें। 2014 में सरकार बदलती है, एक नई गवर्नमेंट आती है, एक नई फॉरेन पॉलिसी के साथ आती है। इवेंचुअली डायरेक्टली हमने तब भी क्वाड को ज्वाइन नहीं किया। कंटिन्यूअसली जो डिमांड थी फ्रॉम दीज 3 नेशंस वाज ऑन राइज कि आपको एक ऐसा अलायंस या फिर एक ऐसी ग्रुपिंग बनाने की जरूरत है जिसमें हम चारों कंट्रीज कोऑर्डिनेट कर पाए इन इंडो पैसिफिक रीजन। कौन सा है इंडो पैसिफिक रीजन? इंडो में इज इंडियन ओशन एंड पैसिफिक रीजन। इसके अंदर हम एक रूल बेस्ड ऑर्डर की तरफ फंक्शन कर सकें। 2017 के अंदर डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जहां इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी मिलिट्री आमने सामने आ गई। तो हमें यह रियलाइज हुआ कि जब चाइना हमारी सेंसिटिविटीज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो व्हाई शुड वी रेस्पेक्ट द सेंसिटिविटीज ऑफ चाइना। हमने अलाउ किया कि यस, वी नीड टू मेक एन अलायंस, वी नीड टू मेक अ ग्रुपिंग कॉल्ड क्वाड। बाकी तीनों कंट्रीज ने इसे बोलना शुरू करा क्वाड अलायंस। इंडिया वाज नॉट रेजोनेटिंग विद दिस फैक्ट, इंडिया वाज नॉट कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट। क्यों कंफर्टेबल नहीं था? सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो एक कॉमन फैक्टर रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप को किसी का एलाय बताता हूं, तो मैं अपनी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज कर रहा हूं। तो वी आर मोर कंफर्टेबल विद द टर्म क्वाड ग्रुपिंग रेदर देन क्वाड अलायंस। मोर जब मैं क्वाड अलायंस बोल रहा हूं, तो आप इसे सिक्योरिटी अलायंस की तरह देखेंगे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अलायंस बनाए तो किसी को काउंटर करने के लिए बना रहे होगे। तो आपका जो मैसेज दे रहे हो आप क्वाड बना के, दैट इज लाइक कि आप क्वाड इज फंक्शनिंग अगेंस्ट समथिंग। जबकि हमारा इंडिया का जो स्टैंड है इन दी वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर, उनका मानना है क्वाड इज नॉट अगेंस्ट समथिंग, रेदर इट इज फॉर समथिंग, एंड दैट फॉर इज रूल बेस्ड ऑर्डर एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो हमारा क्लैरिटी थी हमारे थॉट में कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी एक कंट्री का डोमिनेशन ना देखने को मिले, किसी भी तरीके से रूल बेस्ड ऑर्डर टूटता हुआ ना देखने को मिले। तो फाइनली आपको 2007 में स्टार्ट हुआ एक आईडीआर 2017 में फाइनली एक फाइनल फॉर्म लेता हुआ दिखता है, और आज की डेट में हमें क्वाड बनता हुआ दिखता है। किस लिए बनता हुआ दिखता है? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। एंड लास्ट में द एम ऑफ दिस ग्रुपिंग इज टू एंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ इन इंडो पैसिफिक रीजन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। दीज आर द नेशंस विच आर डायरेक्टली दी पार्ट ऑफ इट। तो आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्टली फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। एक अगर हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखें तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसलिए भी द टर्म क्वाड जस्टिफाइज इट। मूविंग ऑन, अगर देखा जाए व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स, क्वाड के की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले एनहेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन। कैसे सिक्योरिटी कोऑपरेशन? भाई मिलिट्री कोलैबोरेशन बढ़ाओ। मिलिट्री कोलैबोरेशन कैसे बढ़ाओगे?
मिलिट्री कोलैबोरेशन पे हम आएंगे, मालाबार एक्सरसाइज से क्वाड को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि हमारा जो की ऑब्जेक्टिव है क्वाड का वो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो चारों कंट्रीज हैं इनके बीच में मिलिट्री कोलैबोरेशन या मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और बेटर होना चाहिए। इंटर ऑपरेबिलिटी सारी मिलिट्रीज की, सारी नेवीज की बेटर होनी चाहिए, डिफेंस फोर्सेस साथ में मिलकर काम कर पाए। नेक्स्ट इज काउंटर रीजनल थ्रेट्स। अब ये रीजनल थ्रेट्स कहां से आएंगे? कोई भी ऐसी कंट्री है अगर इस रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, विदाउट नेमिंग इट, आई नो यू नो, क्या आपको पता है मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूं? तो किसी भी तरीके से कोई कंट्री कोई थ्रेट ना प्रोवाइड करे अदर रीजनल पार्टनर्स को, अदर कंट्रीज इन द रीजन को, तो उसके लिए एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भी हमें क्वाड का एक मेजर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कोविड-19। कोविड-19 में जब आप पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हो, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करते हो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, तो क्वाड ने बहुत अच्छे से फंक्शन करके दिखाया और एक मेजर सब्सटेंशियल एस्पेक्ट में दिखा भी वो कि कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ केयर कोऑर्डिनेशन में भी क्वाड एक मेजर तरीके से काम कर पा रहा है और वो भी उसका एक की ऑब्जेक्टिव है। क्लाइमेट चेंज, जितने भी आपको क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, जो रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उसको भी काउंटर करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं स्मॉलर पैसिफिक आइलैंड नेशंस, राइट? वो स्मॉलर पैसिफिक आइलैंड नेशंस आर मोर वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। उनकी वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को लेकर थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए क्लाइमेट चेंज एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन और जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज का, उसको कम करना भी कहीं ना कहीं क्वाड का एक एस्पेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में भी हम काम करेंगे, जिससे इस रीजन को और ज्यादा रीजनल ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ प्रमोट किया जा सके। जो डिफरेंसेस हैं कैपेबिलिटीज में रीजन के अंदर, उसको रिलेटिवली थोड़ा सा कम किया जा सके थ्रू ग्रुपिंग्स, थ्रू कोऑर्डिनेशन, थ्रू कोऑपरेशन। एंड लास्ट में पीपल टू पीपल टाइज को इंप्रूव करना। हम इन चारों कंट्रीज के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू एजुकेशन इनिशिएटिव्स, थ्रू इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स, थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग इनिशिएटिव्स, थ्रू कल्चरल इनिशिएटिव्स। तो कहीं ना कहीं, और हम ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मान के चलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपको किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, तो अगर पीपल टू पीपल टाइज बेटर कर दिए जाएं तो देयर आर हाई चांसेस के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इंडिया और अफगानिस्तान। और तालिबान रूल कर रहा है, तालिबान इस टाइम अफगानिस्तान को रूल कर रहा है, लेकिन जब आप पीपल टू पीपल इमोशंस देखोगे, जेस्चर देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं, जो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को भी जस्टिफाई करता है कि नेबर का नेबर हमेशा आपका मित्र होता है, और उसमें कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी इन्वॉल्व है। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा जो आपको अमेरिका में फंक्शन करता हुआ दिख जाता है, वो भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। मूविंग ऑन, जो हमारा क्वाड समिट हुआ है 2024 में, अगर इसके की ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएं, सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेनिंग इनिशिएटिव, राइट? तो आसान भाषा में आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसे हम बोल रहे हैं मैत्री। एक मैत्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, उस मैत्री इनिशिएटिव को क्या बोल रहे हैं? मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्यों? जिससे जो रीजनल पार्टनर्स हैं, क्यों ट्रेन किया जा रहा है इन चीजों को, इस पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि ये जो रीजनल पार्टनर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो एफिशिएंट यूज कर सकें रिसोर्सेस का, और किसका? रिसोर्सेस, कहां से रिसोर्सेस को? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के अंडर, और जो क्वाड के बाकी इनिशिएटिव्स हैं उसके थ्रू रीजनल पार्टनर्स भी उसका फायदा उठा सकें। तो मैत्री इनिशिएटिव इज टू असेस द रीजनल पार्टनर्स, जिससे वो रिसोर्सेस का, क्वाड के इनिशिएटिव्स का फायदा उठा सकें। सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगले साल जो पहला ही मैत्री वर्कशॉप होने वाला है वो भारत के अंदर होगा। मतलब 2025 में मैत्री वर्कशॉप इंडिया के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपके लिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। मूविंग ऑन, जो सेकंड आउटकम मुझे निकलता हुआ दिखता है इस क्वाड 2024 की मीटिंग का, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन फॉर द कंटिंजेंसी नेटवर्क ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। सी, सेमीकंडक्टर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुके हैं। हमारा जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है, ताइवान के ऊपर डिपेंडेंस है, ताइवान इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय चाइना, तो कहीं ना कहीं उसे कम करने के लिए आपको कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि जो डिपेंडेंस है, सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस ऑन चाइना, उसे कम किया जा सके। इसलिए एक सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव भी स्टार्ट होता हुआ दिखता है आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में, जिसमें हमने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है वो उठाई है मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि हमारे पास लेबर है,
हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है तो हम उसे यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाला पर्सपेक्टिव हम अपनाएंगे, जितना भी डिजाइनिंग वाला पर्सपेक्टिव है, मार्केटिंग वाला पर्सपेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो बाकी तीनों देश जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को दिया गया है, हम मैन्युफैक्चरिंग वाला पर्सपेक्टिव करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्वाड को सेमीकंडक्टर सप्लाई नेटवर्क को और ज्यादा रेजिलिएंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर वाला पर्सपेक्टिव इससे पहले भी स्टार्ट हो चुका था। आगे देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट इशू देखने को मिल रहा है, क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। लॉजिस्टिकल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब बेसिकली मैं किसी और का पोर्ट यूटिलाइज कर सकता हूं, मैं किसी और के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता हूं। किसके रिसोर्सेज को? बाकी क्वाड मेंबर्स के। हमने यूएस के साथ इंडिया को लेमोआ साइन करते हुए देखा, विच इज अ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली रशिया के साथ भी हमने एक लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन हम क्वाड की बात कर रहे हैं तो विल बी मोर फोकसिंग टुवर्ड्स दी लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइंड विद यूएस, साइंड विद जापान, साइंड विद ऑस्ट्रेलिया। अब इससे क्या फायदा होगा, आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके लॉजिस्टिकली बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है सिविल वॉर की, नेचुरल डिजास्टर की, तो एयरलिफ्ट करने में या इवैक्यूएशन पर्सपेक्टिव में आप बेटर तरीके से उसे आउटकम प्रोवाइड कर सकते हो, बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, बेटर एक्शन ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स पिक्चर में लेके आ सकते हो। आगे जो लास्ट है, सेकंड लास्ट, लॉन्च ऑफ द क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि सस्टेनेबल और मॉडर्न पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, किसके अंदर? इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, थ्रू क्वाड इनिशिएटिव जो इस समिट के अंदर डिक्लेयर किया गया है, जिससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, मतलब हम बोलते हैं ना इगैलिटेरियन ऑर्डर आप सस्टेन कर पाए इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड द लास्ट वन इज, जो हमें एक न्यूज की तरह देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर का जो समिट क्वाड का होने वाला है, जो 7th समिट क्वाड का होने वाला है, क्वाड्रिलेटरल समिट, दैट वुड बी कंडक्टेड इन इंडिया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, फॉर द पीएसआईआर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है क्वाड। तो हमें हर डायमेंशन से इसे समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगर सिग्निफिकेंस देखी जाए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड? सबसे पहले देखने को मिल रहा है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। भाई देखो, मिलिट्री कोऑपरेशन करने की जरूरत है, इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक रूल बेस्ड ऑर्डर को आप अच्छे से प्रमोट कर पाओगे, एक बेटर डिटरेंस क्रिएट कर पाओगे। जब जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करने की, तो बेटर तरीके से कोऑपरेट भी कर पाओगे। इंडिया सर्टेनली इसमें इंक्लूड होने के बाद अपनी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी इन द रीजन में, उसे इंक्रीज कर पाया है। इंडो पैसिफिक रीजन में आज की डेट में जो मेरी बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बड़ी है, रीजन बीइंग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस मेरे साथ खड़े हैं उस रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर सेटअप करने के लिए या रूल बेस्ड ऑर्डर कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट इज काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। वैसे देखो डायरेक्टली तो हम नहीं बोलते, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, क्योंकि चाइना इज द मेजर थ्रेट टू द रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन। साउथ चाइना सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी के अंदर जो आपको कंफ्लिक्ट करता हुआ दिखता है, इंडियन ओशियन के अंदर जो अपनी कंटिन्यूअस प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो रूल बेस्ड ऑर्डर को एक थ्रेट पहुंचा रहा है, एक डोमिनेटिंग पर्सपेक्टिव अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसको काउंटर करने के लिए भी चारों देश मिलकर उसे बेटर डील कर पाएंगे, बेटर डिटरेंस क्रिएट कर पाएंगे, तो वो भी एक मेजर सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इंडिया बीइंग द हॉटस्पॉट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं क्वाड मुझे यूएस जैसी कंट्रीज से, जापान जैसी कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज से नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। कैसे प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा? बेटर इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखेंगे, बेटर एफडीआईज होते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और सप्लाई चेन रेजिलियंस को भी प्रमोट कर सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। मोरओवर, जब स्टेबिलिटी रहेगी रीजन में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप भी बढ़ती हुई दिख सकती है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक स्मूथ तरीके से वो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको रन कराया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, बाकी जो तीनों कंट्रीज देखने को मिल रही हैं वो सर्टेनली आपको देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजिकली थोड़ी सी हमसे एडवांस्ड हैं। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, अभी हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे, इन सब में कोलैबोरेट करके अपना पर्सपेक्टिव्स को, अपने एस्पेक्ट्स को, अपने इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक रीजन जिसकी मैं बात करता है, उस मैप की तरफ मूव करते हैं वापस, जो मैप अभी हम देख रहे थे, दिस इज इंडो पैसिफिक रीजन। इस इंडो पैसिफिक रीजन को अगर देखा जाए तो दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का जो आपको यहां से निकलता हुआ दिख रहा है, एंड गेटिंग इनटू द साउथ चाइना सी एंड ऑन टू द ईस्ट चाइना सी। अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये रीजन स्ट्रेटेजिकली और मैरीटाइम ट्रेड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल ट्रेड यहां से होता हुआ दिखेगा, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल ट्रेड जो दुनिया का हो रहा है वो इस रूट से हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं यहां स्टेबिलिटी मेंटेन करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ के साथ अभी इजराइल पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट के चक्कर में आपको देखने को मिला है हाउदीज पिक्चर में आ चुके हैं। पहले सोमालियन पायरेट्स का इशू रहता था, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। अब हाउदीज पायरेट्स, जिन्हें पायरेट्स ना कह के हम हाउदीज रिबेल्स कहेंगे, हाउदीज का कंटेक्स्ट आपको पिक्चर में आता हुआ दिखता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अनदर सिग्निफिकेंस इज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लाइमेट रिस्क को हम बेटर तरीके से असेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स, पैसे, फंडिंग वाला जो पर्सपेक्टिव है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड, उन चीजों में आप बेटर कोऑर्डिनेट करते हुए दिख सकते हो। जो स्मॉलर आइलैंड नेशंस हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ज्यादा बेटर तरीके से टैकल कर सकते हो। ऑयल स्पिल्स जैसी चीजें जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं मैरीटाइम सिनेरियो में, उनको आप बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। साथ के साथ रीजनल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, जो मैंने कोविड वाला एग्जांपल दिया था कि आप बेटर कोलैबोरेट कर पाओगे पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन में, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में, तो उसके लिए भी एक मेजर सिग्निफिकेंस शोकेस करता है क्वाड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनल इन्फ्लुएंस। कहीं ना कहीं मैं अपनी रीजनल हेजेमनी को सस्टेन करने में सक्षम रहूंगा अगर मैं क्वाड के साथ चलता हूं। तो क्यों रहूंगा? अकेले मेरी इतनी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, मेरी मिलिट्री और नेवल कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं सारे चैलेंजेस को खुद में खुद टैकल कर पाऊं। मोर ओवर वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और वो कोऑर्डिनेशन मुझे क्वाड प्रोवाइड कराता है, जिससे कोई भी ऐसा नेशन अगर इस रीजन में थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश करता है, केओस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो एक ऑब्जेक्टिव, यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव के साथ उसे रोका जा सके, उसके अगेंस्ट एक डिटरेंस क्रिएट किया जा सके। मूविंग ऑन, रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये समझने की जरूरत है आपको। 2020 में हमने ऑस्ट्रेलिया का एडिशन देखा इस ट्राइलेटरल मालाबार नेवल ड्रिल्स में। समझने की कोशिश करते हैं मालाबार एक्सरसाइज क्या है। देखो, मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई 1992 में बिटवीन इंडिया एंड यूएस, राइट। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, एक साल ये इंडियन ओशन में होती है और एक साल ये पैसिफिक ओशन में होती है। ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह शुरू हुई थी। इवेंचुअली 2012 के अंदर इसमें जापान को ऐड कर लिया गया, तो ये ट्राइलेटरल मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज बन गई। दिस वाज ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। क्वाड 2017 में बना। अब एक ही ऐसा नेशन है जो मालाबार का हिस्सा नहीं है लेकिन क्वाड का हिस्सा है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूअसली परसिस्ट कर रहा था कि यार मुझे भी किसका हिस्सा बनाया जाए, मालाबार नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन इंडिया वाज मोर ऑफ अ पर्सपेक्टिव कि यार इसे ना सिक्योरिटी अलायंस की तरह नहीं देखना है, हमें इसे ग्रुपिंग की तरह देखना है, जो एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, नॉन मिलिट्री पर्सपेक्टिव में भी कोऑर्डिनेट कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर लिया जाता है तो वो एक क्वाड एक्सरसाइज बन जाएगी, जो कि बाकी रीजनल टेंशंस को और ज्यादा प्रमोट करेगी और चाइनीज सेंसिटिविटीज को हर्ट भी कर सकती है। वी वर थिंकिंग ऑफ चाइनीज सेंसिटिविटीज, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया को अलाउ नहीं किया टू ज्वाइन मालाबार टिल 2020। जिस टाइम पे गलवान कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अगेन सेम थॉट प्रोसेस, यार जब बंदा सामने वाला हमारी ही सेंसिटिविटीज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा तो व्हाई शुड वी। तो हमने 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को क्वाड का पार्ट बनता हुआ, मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बनते हुए दिखते हैं। और पहली बार 2021 के अंदर चारों क्वाड मेंबर्स ने एक साथ एक नेवल एक्सरसाइज करी, जो बहुत अच्छा है इंटरऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोक्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। अब ये पहली बार था। इसके बाद 2021 में कोविड के टाइम पे एक वर्चुअल समिट हुआ, जिसके अंदर सारे लीडर्स ने एक सिंगल वॉइस में बोला, स्पिरिट ऑफ द क्वाड, जो भी जितना भी डायलॉग्स दिए उन्होंने, उसको टाइटल दिया गया स्पिरिट ऑफ द क्वाड, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, इट इज मोर ऑफ द रूल बेस्ड ऑर्डर। और हमेशा हम ये चाहते हैं कि कोई एक सिंगल कंट्री डोमिनेट ना कर पाए। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, डेफिनेटली सोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रीजनल पर्सपेक्टिव को, इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए चलते हैं। और देखो, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो इसमें मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडो पैसिफिक रीजन को पहले कहा जाता था एशिया पैसिफिक रीजन। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब जो एशिया पैसिफिक कमांड थी यूएस की हवाई के अंदर, उसको रीनेम किया जाता है 2012 के अंदर बाय यूएस एज इंडो पैसिफिक कमांड। वहां से हमें पता चल गया कि इंडियन ओशन भी पिक्चर में आ चुकी है। जब आप इंडियन ओशन के साथ साथ पैसिफिक रीजन में भी इन्वॉल्व हो जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो डायमेंशन है, जो दायरा है, एज अ ग्लोबल प्लेयर, एज अ रीजनल प्लेयर, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से वो भी एक सिग्निफिकेंस है कि आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है टू काउंटर द थ्रेट, जो आपको एक ग्लोबल लेवल पे अपना वॉइस रखने की, अपनी ओपिनियंस रखने का मौका देता है। आगे बढ़ते हैं। इश्यूज रिलेटेड क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे हैं? यार देखो, जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सब चीजों पे तो एग्री नहीं करती। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, या हमारे इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्टिंग है।
तो ऐसे टाइम पे कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि असर्टिवनेस जो चाइना की बढ़ रही है और उसे किस तरीके से टैकल करना चाहिए। मतलब दे वांट वेरी डायरेक्ट अप्रोच, जो बाकी 3 नेशंस हैं, हम उतना ज्यादा डायरेक्ट अप्रोच अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी टेंशंस बढ़ती हुई दिखती हैं, रीजनल टेंशंस भी बढ़ती हुई दिखती हैं कॉज ऑफ असर्टिव चाइना, और उसे किस तरीके से काउंटर किया जाए, क्वाड मेंबर्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें, वो भी एक इशू है। डाइवर्स इंटरेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, वी आर इमर्जिंग नेशन, वो क्या है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड पर्सपेक्टिव है। हमारे लोगों की नीड्स अलग हैं, हमारी इकोनॉमी की नीड्स अलग हैं, हमारी सोसाइटी की नीड्स अलग हैं, हमारे इंटरेस्ट अलग हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। तो जब इतने सारे इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते हैं ना सबके, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिठाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी, फॉर एग्जांपल चारों की कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, नेवल कैपेबिलिटी भी क्या है, डिफर करती है। और जब डिफर करती है तो सबसे बराबर एक्सपेक्टेशन रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे बराबर उम्मीद करना कि सब बराबर कंट्रीब्यूट कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये भी एक इशू है, किसी को ऐसा ना लगना लगे कि इट्स ओनली मी विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। और कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कि यार सामने वाला तो मेरे को यूटिलाइज या मेरे को यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी एक लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी भी कोऑर्डिनेशन को कहीं ना कहीं एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए हर्डल की तरह एक्ट करती है। परसेप्शन ऑफ एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी मतलब कि क्या केवल क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को काउंटर करना है। इंडिया इसमें बिलीव नहीं करता। इंडिया ने इसलिए बोला क्वाड इज नॉट ए अलायंस, इट्स अ ग्रुपिंग, जो किस पे काम कर रही है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से काम कर रही है। कैसे पर्सपेक्टिव पे काम कर रही है भाई, एजुकेशन पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में बहुत सारे एजुकेशन पर्सपेक्टिव ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, इंडियन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है, दैट इज थ्रू क्वाड प्लेटफॉर्म, राइट। सेमीकंडक्टर पे हम कोऑर्डिनेट करते हुए दिख जा रहे हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर पे हम कोऑर्डिनेट करते हुए दिख जा रहे हैं, लॉजिस्टिकल पर्सपेक्टिव हम कोऑर्डिनेट करते हुए दिख जा रहे हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है ना, कि क्या केवल चाइना को कंटेन करने या काउंटर करने के लिए बना है, तो उस पर अभी थोड़ा सा हम एक लॉजिकल और एक कॉमन पर्सपेक्टिव पे, कंसेंसस पे अभी तक नहीं पहुंच पाएंगे। किस तरीके से देखा जाए क्वाड को, केवल काउंटरिंग चाइना या फिर बाकी एस्पेक्ट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। मूविंग ऑन, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, थोड़ा सा जो 4 नेशन हैं इनके स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल्स पे कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने बताया, क्योंकि इंटरेस्ट भी अलग है, कैपेबिलिटीज भी अलग है, तो कोऑर्डिनेशन एफर्ट भी थोड़े से डिफिकल्टी आ गई। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट, इसका ये मतलब है यार देखो, फॉर एग्जांपल आज की डेट में तो मोदी गवर्नमेंट है, तो उनका पर्सपेक्टिव इंडो पैसिफिक रीजन को, अमेरिका को लेकर एक डिफरेंट है। लेकिन अगर फ्यूचर में सरकार बदलती है, जापान में सरकार बदलती है, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट बदलती है, यूएस में गवर्नमेंट बदलती है, तो क्या ये जो एंगेजमेंट, इतना हाई फाई एंगेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा आपको न्यूज में आता हुआ दिख रहा है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है क्वाड को, क्या सच में गवर्नमेंट या डोमेस्टिक गवर्नमेंट जब चेंज होंगी या फिर हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जब चेंज होंगे, तो क्या ये एंगेजमेंट जो है, जो कोऑर्डिनेशन है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा, वो भी एक इशू है। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यार हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हेल्थ पर्सपेक्टिव है, वो बाकी कंट्रीज से मैच नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, जो हम पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। लास्ट, रीजनल रिएक्शंस, कहीं ना कहीं क्वाड बनने से रशिया का काउंटर रिएक्शन आया था, रशिया वाज नॉट हैप्पी, ऑफ कोर्स चाइना वाज नॉट हैप्पी। एशियन मेंबर्स को भी प्रॉब्लम थी कि कहीं ना कहीं उनके रीजन में कोई और 4 देश आके अदर रीजनल पार्टनर्स डोमिनेट करना ना शुरू कर दें। इसलिए रीजनल रिएक्शंस जो आ रहे हैं, दे आर नॉट ऑल पॉजिटिव, स्पेशली फ्रॉम द एशियन। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेजर इशू की तरह देखने को मिल जाता है। मूविंग ऑन, वे फॉरवर्ड कैसा है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेटर करना चाहिए। जो चारों नेशंस हैं उन्हें बेटर कम्युनिकेशन करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी है मीटिंग्स की, फ्रीक्वेंसी है जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव की, उनको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कम्युनिकेशन इतना ओपन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि किसी के मन में कोई वहम नहीं रहे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी एक का फायदा हो रहा है, बाकियों का फायदा नहीं हो रहा है। मूविंग ऑन, सेकंड इज बिल्ड कंसेंसस एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंसेंसस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया को नहीं चाहिए, बाकी तीनों को चाहिए तो कर दिया, नहीं। चारों देशों को एक साथ बैठना चाहिए, कंसेंसस पे आना चाहिए, और जो जिस पे चारों लोग एग्री कर रहे हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी देश सब्जुगेट नहीं रहना चाहिए, किसी का भी इंटरेस्ट हर्ट नहीं होना चाहिए, सबके इंटरेस्ट को साथ लेके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने चाहिए। मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है, इंटरऑपरेबिलिटी, जो हमारी जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, लॉजिस्टिक एक्सरसाइज हो रही हैं, इनको और इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा सके, नेवल कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। रीजनल पार्टनर्स को भी एंगेज करने की जरूरत है। हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि रीजनल रिएक्शंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं रीजनल पार्टनर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर लूं तो प्रॉब्लम ही खत्म।
they will feel that they also have the stake and they also have the opinion in it, they also have the voice in it. तो कहीं ना कहीं अगर मैं रीजनल पार्टनर्स को इंक्लूड कर लूं, जैसे हम क्वाड प्लस की बात करते हैं जिसके अंदर हम एशियान को ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा इंक्लूसिव होगा ये स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा बेटर तरीके से इंक्लूसिविटी के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ ये फंक्शन कर पाएगा। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जो किसी एक के फायदे में और दूसरे के नुकसान में ना चले। जो ट्रेड इम्बैलेंसेज हैं उनको ध्यान में रखना है, हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट एनकरेज किए जाएं और वो ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो सबको किस तरीके से क्या करे, फायदा प्रोवाइड करे। जैसे हम सेमीकंडक्टर वाला पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं, भाई जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो काम कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट सबको फायदा पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो भी इंक्लूसिव दिखे चारों देशों के बीच में। नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन पे भी फोकस करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नेवल एक्सरसाइजेज और मिलिट्री कोऑपरेशन, एजुकेशन जैसी चीजें हो गई, मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें हो गई, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, रूल बेस्ड ऑर्डर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब चीजों पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है जिससे हम क्वाड के दायरे को बढ़ा सके, उसके डायमेंशन को इंक्रीज कर सकें और उसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अभी जो है उसका एक नैरो पर्सपेक्टिव जो है उसे वाइडर करके उसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ा सके। पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। हेल्थ कोलैबोरेशन को इंप्रूव करने के लिए एक रॉबस्ट मैकेनिज्म चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे आप बेटर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सकें, जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इन्वेस्टमेंट है उसको बेटर कर सकें, जो आज के डेट में पेंडेमिक जैसे इश्यूज आ रहे हैं या फिर एपिडेमिक जैसे इश्यूज आ रहे हैं उनको काउंटर करने में आप हेल्प कर सको, नेचुरल डिजास्टर्स में भी आप बेटर टैकल कर सको उस टाइम पे जो हेल्थ इश्यूज आते हैं। लास्ट में पीपल टू पीपल टाइज को इंप्रूव करना है। कहीं ना कहीं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को साथ में लोगों को कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। इंडियन डायस्पोरा इन यूएस, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे जो इवेंट हैं कहीं ना कहीं, या फिर जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जिनकी मैं अभी बात कर रहा था बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएस एंड इंडिया एंड जापान, उनको हम प्रमोट करेंगे तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो पीपल टू पीपल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उससे पीपल टू पीपल टाइज इंप्रूव होंगे। और वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट बन चुका है आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशंस का कि अगर लोगों के रिलेशंस अच्छे हैं, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको रिलेशंस बेटर होते हुए ही दिखेंगे। एग्जांपल है इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया रशिया, इंडिया श्रीलंका। श्रीलंका में देयर वाज अ सर्वे व्हिच वाज कंडक्टेड जिसमें पूछा गया कि हाउ डू यू लुक एट इंडिया, तो ऑलमोस्ट 96% पीपल ऑप्टेड फॉर द पॉजिटिव रिव्यू, तो उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही इंडिया को देखा। इसलिए आप श्रीलंका के साथ इवन व्हेन इट वाज डोमिनेटेड बाय चाइना तब भी आपको रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होते हुए नहीं दिखे थे। तो पीपल टू पीपल टाइज को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सारा हमने डिस्कस किया है अभी, जितना भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, व्हाट इज क्वाड, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए I suggest you and I request you to attempt this question, that is analyze the significance of quadrilateral security dialogue for India in the context of regional security and geopolitical dynamics in the Indo-Pacific. Discuss the challenges it faces and propose measures to enhance its effectiveness. Right? जितने भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है उसके थ्रू इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। This was all from my end. Thank you so much guys and have a good day.